हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। ओके। राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना में SNKP कॉलेज की MA फाइनल की ये सेकेंड क्लास हम लेने जा रहे हैं और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य का MA हिंदी साहित्य फाइनल का फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने व्हाट्सएप पे भी चर्चा की है, मैंने आपको सिलेबस भी भेजा, कुछ नोट्स भी भेजे। उसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है हिंदी नाटक, निबंध और आलोचना। अर्थात हमारा पूरी तरह से ये गद्य का पेपर है, प्रोज का पेपर है। और आई होप आपने अपने आराम को छोड़ के थोड़ा बहुत पढ़ने पर फोकस करना शुरू कर दिया होगा, और करना भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारी पढ़ाई बहुत डिले हो चुकी कोरोना पेंडेमिक की वजह से। सो लेट्स कंटिन्यू। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको हिंदी नाटकों के उद्भव और विकास के बारे में ब्रीफ किया था। हिंदी नाटक या हिंदी रंगमंच दोनों एक ही चीज है। आज हम उस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हम लोगों को पता है कि भाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर की पढ़ाई और परास्नातक स्तर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। अभी तक स्नातक के स्तर पर हम ज़्यादा गंभीर नहीं हुए थे, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा गंभीर बनने की ज़रूरत है क्योंकि अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट में मास्टरिंग हासिल कर रहे हैं। तो हमें हमारे विषय के दृष्टिकोण को व्यापकता से, गंभीरता से और तार्किक दृष्टिकोण से समझना होगा। आज हम बात करेंगे हिंदी नाटकों की विकास यात्रा के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हिंदी नाटक गद्य की आधुनिक विधा है, लेकिन हम हिंदी नाटकों से अपरिचित हैं ऐसा नहीं है। हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में, हमारे साहित्य में संस्कृत नाटकों की एक बहुत सुदृढ़, बहुत उच्च और उन्नत परंपरा रही है। लेकिन हिंदी नाट्य में वह परंपरा आधुनिक युग में शुरू होती है, और आधुनिक युग जो हिंदी साहित्य में आता है 1850 के बाद। लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रयास किए गए थे हिंदी नाटकों में या हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध करने के लिए। तो हिंदी में नाटकों में, जो प्रारंभिक नाटकों में जिन दो नाटकों की चर्चा होती है उनमें है एक तो रामायण महानाटक जो कि प्राणचंद चौहान जी ने लिखा था, और दूसरा है आनंद रघुनंदन जो कि विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। अब ये जो दो नाटक हैं, आलोचकों के दृष्टिकोण में ये हिंदी साहित्य के या हिंदी नाट्य साहित्य के प्रथम नाटकों में शामिल किए जाते हैं। इनमें से भी जो रामायण महानाटक है, जो प्राणचंद चौहान, जो कुछ आलोचक उसको घोषित करते हैं, लेकिन अगर हम सम्यक दृष्टिकोण से इसके बारे में बात करें तो नाटक के जो आधारभूत तत्व हैं, जो मौलिकता है, उसमें यह जो नाटक है वो गंभीरता से खरा नहीं उतरता। इसीलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नाटक की, आनंद रघुनंदन, जो कि विश्वनाथ सिंह जी द्वारा लिखा गया था। चूंकि इसमें कथोपकथन का प्रयास किया गया, कथोपकथन अच्छे स्तर के दिए गए, पहली बार इसमें अंक विभाजन भी डाला गया, और तीसरा रंग संकेत। मैं आपको बार बार इस वर्ड को थोड़ा सा इम्पोज करके बोल रहा हूँ, रंग संकेत का प्रयोग किया गया था। अब ये रंग संकेत क्या है? चूंकि ये हम जानते हैं कि नाटक जो है वो रंगमंच की विधा है, नाटक मंच के ऊपर खेलने लायक के लिए होते हैं। तो पहली बार हिंदी नाटकों में रंग संकेत देने का, अर्थात मंचीय साज सज्जा कैसे होना चाहिए, मंच पर इस नाटक को प्रस्तुति किस ढंग से होनी चाहिए, यह प्रयास किया गया था श्री विश्वनाथ सिंह जी द्वारा
तो इन सब दृष्टिकोणों से, चूंकि इसमें कथोपकथन भी है, अर्थात इसमें रंग संयोजन भी किया गया है, रंग संकेत किए गए हैं, और नाटक एक मौलिकता को समेटे हुए ये नाटक है। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदी के महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है। ये तो हुई इनकी बात। अब आते हैं हम आधुनिक शुरुआत कैसे हुई। हिंदी नाट्य आधुनिक काल में भारतवर्ष में कैसे प्रवेश करता है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, पिछली क्लास में, कि भारत में हिंदी नाटकों की शुरुआत पाश्चात्य प्रभाव से हुई थी। जैसे जैसे अंग्रेजों का कल्चर हमारे यहाँ पर हावी होने लगा, वैसे ही पहले अंग्रेजी के प्ले होने लगे और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आया पारसी रंगमंच उभरा। तो भारत में नाट्य की शुरुआत होती है पारसी रंगमंच के प्रभाव से। पारसी रंगमंच में न केवल भारतीय नाटकों का मंचन किया जाता था, भारतीय नाटक जो कि पौराणिक या ऐतिहासिक विषय वस्तु से संबंधित होते थे, रामायण और महाभारत की कथाओं से संबंधित होते थे। इसके अलावा उन्होंने शेक्सपियर के हेमलेट और रोमियो जूलियट, इस प्रकार के नाटकों का यहाँ पर मंचन शुरू कर दिया। लेकिन पारसी नाटकों की खास बात ये होती थी कि ये विशुद्ध प्रोफेशनल होते थे। इनका एक ही काम होता था, वो था पैसा बनाना, और उसके लिए व्यावसायिक उपयोग के लिए अपने नाटकों में वो फूहड़ता की हदें पार कर देते थे। अर्थात इनके नाटकों की कथा वस्तु का संयोजन धार्मिक होते हुए भी अधार्मिक था। उसमें जगह जगह पर शेर और शायरी, चुटकुले, भद्दे मजाक, भूरे डांस, अर्थात अश्लीलता भरी हुई थी। तो पारसी थिएटर चूंकि प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करता था, तो वो भारतीयता के अनुकूल नहीं थे। इसी वजह से कुछ भारतीय विद्वानों ने इस तथ्य को समझा और धीरे धीरे हिंदी को सामने लाकर हिंदी रंगमंच की स्थापना पर जोर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका जो मित्र मंडली थी, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ये सभी जो विद्वान थे, इन्होंने हिंदी नाटकों को गति देने का कार्य किया, नींव देने का कार्य किया, और उसी नींव से हिंदी नाटक आधुनिक युग में बढ़ते हैं। तो ये तो थी संक्षिप्त आधुनिक काल के नाटकों की पूर्व पीठिका, अर्थात आधुनिक नाटकों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक बार फिर ब्रीफ कर लेते हैं कि भारतीय रंगमंच संस्कृत में बहुत बड़ी परंपरा रही है, लेकिन हिंदी रंगमंच में हमारा आगमन होता है आधुनिक युग में। आधुनिक युग में सबसे पहले पारसी थिएटर आया। पारसी थिएटरों ने भारतीय पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर और उसमें कुछ शेर व शायरी, नृत्य, अश्लीलता भरकर यहाँ के जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास किया। पारसी नाटक या पारसी रंगमंच पूरी तरह से व्यावसायिक होते थे और उनका साहित्यिकता से कोई लेना देना नहीं था। इसी बीच पारसी थिएटरों का जो एक घेरा था, जो कि जड़ घेरा था, उसको तोड़ते हुए हिंदी नाटकों की शुरुआत भी हुई, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदी नाटक को शुरू करने में आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और उसके बाद उन्होंने एक सुदीर्घ परंपरा चलाई, जिसमें भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद आपके आधुनिक नाटककार आ जाते हैं, और आज भी ये परंपरा बहुत उन्नत सोपानों के साथ आगे बढ़ रही है। थैंक यू।